नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में हुए हादसे पर पीएम ने जताया दुख और हादसे के बाद, उस घटना के बाद अब से थोड़ी ही देर में अखाड़ों का स्नान होगा प्रारंभ। वहीं दूसरी तरफ इसरो ने लगाई सेंचुरी, लॉन्च किया NVS-02। भारत का सटीक होगा नेविगेशन सिस्टम। इसी के साथ दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, साथ ही होंगी कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन संगम नगरी प्रयागराज में स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसागर। भगदड़ की घटना के बाद स्थिति पूरी तरह से हुई सामान्य। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर संवेदनाएं की व्यक्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। पीएम मोदी की जनसभा से भाजपा को मिली मजबूती। कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी ने विधेयक को बहुमत से अपनाया। अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया कल स्पीकर के सामने पेश किया जाएगा। कोलकाता आरजी कर रेप मर्डर केस में पीड़ित माता पिता की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अभी तक की जांच पर उठाए सवाल। और अंतरिक्ष में इसरो ने लगाई धमाकेदार सेंचुरी। GSLV F-15 रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च कर पूरा किया अपना 100वां मिशन। मौनी अमावस्या के पर्व पर संगम नगरी प्रयागराज में अमृत स्नान के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी पर लोग स्नान कर पुण्य की कामना कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोग रेल और सड़क मार्ग से आ रहे हैं। गौरतलब है कि स्नान स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद स्थिति को सामान्य कर लिया गया है। अब वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालु सुचारू रूप से आ जा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। इस पवित्र अवसर पर देश ही नहीं विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। दोपहर 12 बजे तक 4 करोड़ 24 लाख लोगों ने पवित्र संगम में स्नान किया है। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे के बाद स्थिति नियंत्रण में है। मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला जारी है। संगम में पवित्र डुबकी की आस लिए महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि श्रद्धालु गंगा के जिस भी घाट के समीप हैं वहीं स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास ना करें। स्नानार्थियों के लिए कई घाट बनाए गए हैं जहां सुविधाजनक रूप से स्नान किया जा सकता है। उन्होंने सभी से मेला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सीएम योगी ने सभी से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें। पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुबह से ही लगभग 4 बार प्रधानमंत्री बात करके श्रद्धालुओं के बारे में जानकारी ले चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सुबह से ही श्रद्धालुओं के बारे में लगातार जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र
स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। महाकुंभ मेले की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जा रही है। प्रशासन की भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। प्रयागराज में वर्तमान स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की है। बैठक में वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा की गई। वहीं कई अधिकारियों को मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा जा सकता है। मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे आज विशेष ट्रेनें चलाएगी। रेलवे ने प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों से आज 360 से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। इन ट्रेनों से श्रद्धालुओं को स्नान के बाद उनके गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। वहीं महाकुंभ के लिए चलाई जा रही अन्य किसी भी विशेष ट्रेन को रद्द नहीं किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनल पर भ्रामक खबर दिखाए जाने के बाद ये बात स्पष्ट की है। मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान के लिए अखाड़ों और संतों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए त्रिवेणी संगम पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मौनी अमावस्या पर्व पर संगम नगर में भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। आज लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर प्रयागराज से अयोध्या तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेन और सड़क मार्ग से भी यात्रा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज की घटना पर खेद व्यक्त किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। मैं हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल हुए सभी श्रद्धालु शीघ्र ही स्वस्थ रहें। मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान के लिए अखाड़ों और संतों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए त्रिवेणी संगम पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और अधिक सतर्कता बरत रहा है। पुलिस लोगों से जल्द स्नान करके घाट छोड़ने की अपील लाउडस्पीकर पर कर रही है। हेलीकॉप्टर से लगातार मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है और मेला क्षेत्र से और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र। सुबह की घटना के बाद से लगातार प्रशासन और शासन दोनों की ये कोशिश है, ये प्रयास किया जा रहा है कि लोग जो एकत्रित हुए हैं मौनी अमावस्या के लिए, भीड़ एकत्रित ना हो, लोग स्नान करें, स्नान करके आगे जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है, योग गुरु रामदेव ने अपील की है कि जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो संगम नोस तक पहुंचकर ही स्नान करने का प्रयास ना करें, बल्कि जो 12 किलोमीटर लंबे घाट का अस्थायी घाट का निर्माण किया गया है, स्नान वहां पे भी करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो किस तरह से अभी दिखाई दे रहा है पूरा दृश्य? देखिए, अभी इस वक्त हम जो संगम नोज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उससे तकरीबन 1 किलोमीटर पहले खड़े हैं और बिल्कुल सामान्य तौर पर इस वक्त हालात हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि रात में ज़रूर ऐसी स्थिति बनी थी कि अलग अलग जगहों पर या अलग अलग घाटों की तरफ जो लोग रह रहे थे या फिर वहाँ पर संगम के जो त्रिवेणी की तरफ वो आने की कोशिश कर रहे थे, और जो लोग पहले से संगम त्रिवेणी में थे वो उसी जगह पर रुके हुए थे बजाय इसके कि वो स्नान करके चले जाएं। इसलिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई जिससे एक स्थिति बनी जिसमें हमने देखा कि जो ये घटना हुई जिसको लेकर वो दुखद घटना को लेकर तमाम उसके बाद और एहतियाती उपाय किए गए हैं, जिससे कि हम देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट लगातार कराया जा रहा है कि जाने का मार्ग किधर से है, आप इधर से जा सकते हैं। लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप स्नान करने के बाद कृपया संगम का जो तीर्थ स्थान है, जो घाट है, उनको छोड़ दे, चूँकि बाकी जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं तो उसका असर दिख रहा है। हमने तमाम लोगों से बात की, वो प्रशासन से सहयोग कर
रहे हैं और पूरी सुचारू व्यवस्था में इस वक्त स्नान हो रहा है। हमने देखा है कि करोड़ों लोग सुबह से स्नान कर चुके हैं। निश्चित तौर पर हमने एक स्थिति देखी रात में जब चुनौतीपूर्ण स्थिति हुई, ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं प्रयाग में। और शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले हम बता दें अपने दर्शकों को कि महाकुंभ में हुई घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दें। प्रशासन घायलों को अस्पतालों में उपचार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं जो सुबह घटना हुई है उसके बाद से प्रशासन, शासन, दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हैं। इस समय घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है शैलेंद्र? देखिए, मैंने उस अस्पताल का दौरा किया था। ठीक इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं उससे 500 मीटर के बाद वो अस्पताल है और वहां पर देखिए जो घायल है, कुछ जो घायल थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एक तरह से डिस्चार्ज कर दिया गया है और बाकी घायलों का उपचार हो रहा है। वहां पर बहुत एक तरह से शांत माहौल है, चूंकि कोई अफरा तफरी जैसी स्थिति नहीं है। इससे लगता है कि सब कुछ एक तरह से कंट्रोल में है। जो परिजन है उनको मिलने भी दिया जा रहा है। जो कुछ लोग हैं जिनके परिवार के लोग ऐसा लगता है कि वो बिछड़ गए हैं, वो वहाँ हो सकते हैं, तो वो भी जाकर मिल रहे हैं। तो इस तरह से एक पूरी शांत माहौल में पूरी व्यवस्था के तहत इलाज भी हो रहा है जो घायल है। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि जिस बात को कहा जा रहा है ऋतु की घटना के बाद बहुत अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। देखिए, लगातार महाकुंभ मेले में शुरू से ही अतिरिक्त सतर्कता बरती गई है और हमने देखा कि अभूतपूर्व व्यवस्था थी, लेकिन रात में इस तरह से अकल्पनीय भीड़ आई और वो लोग जो आए उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सुबह तक उस मेला क्षेत्र में रुकना चाहते थे, स्नान कर चुके थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वही रुक जाएंगे। प्रशासन अपील कर रहा था, तमाम लोग जो अलग घाटों से संगम के मुख्य जो जिसे संगम तीर्थ संगम नोच कहते हैं वहाँ पर वो आने का प्रयास करने लगे, तो ऐसी स्थितियां बन गई थी। उसके बाद प्रशासन ने लगातार अपील की। श्रद्धालु को भी ये समझ में आया कि प्रशासन जो अपील कर रहा है वो सभी के हित में है और हम देख रहे हैं कि सुबह से ही बहुत ही एक तरह से सामान्य तौर पर जिस तरह से सुचारू व्यवस्था के साथ स्नान हो रहा है, श्रद्धालु उसका लाभ उठा रहे। मैं अभी थोड़ी देर पहले उसी संगम के स्थल से आया हूँ, संगम त्रिवेणी से आया हूँ, जहाँ पर भीड़ तो काफ़ी है और वहाँ पर थोड़ा नेटवर्क की समस्या थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा आपसे बात करने के लिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी को स्नान करने में और प्रफुल्लित है लोग। अपने जो इतने वर्षों का जो उनको सपना था कि महाकुंभ के दिन, इतने बड़े मुहूर्त के दिन वो सपना पूरा होगा, स्नान करेंगे, तो वो सपना पूरा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी का जो हालात है, चाहे वो अरेल घाट को हमारे सहयोगी से बातचीत हुई, अश्विनी मिश्र वहाँ पर है, अजय मिश्र है अखाड़े के साइड की तरफ, उनसे बातचीत हुई। सभी जगह पर चाहे वो फाफामऊ की तरफ के घाट हो या अरेल घाट की तरफ के घाट हो या जहाँ संगम नोच की तरफ मैं खड़ा हूँ, सामान्य तरीके से श्रद्धालु है वो स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं। ऋतु जी शैलेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि मकर संक्रांति से महाकुंभ की शुरुआत हुई और शुरुआत से ही श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है। एक बड़ी व्यवस्था प्रशासन ने जिस तरह से की थी उसकी लगातार लोग प्रशंसा कर रहे थे कि किस तरह से इतनी बड़ी भीड़ या यूं कहें कि श्रद्धालुओं का जनसागर को संभालता प्रशासन। ऐसे में जो आज सुबह घटना हुई है ये निश्चित तौर पर दुखद घटना है, लेकिन उसके बाद से भी जिस तरह से प्रशासन लगातार भीड़ को नियंत्रित भी कर रहा है। साथ ही साथ शैलेंद्र जानना चाहेंगे, क्योंकि भीड़ संगम नोस पर मौजूद है, घाट पर मौजूद है, लेकिन रेलवे स्टेशन से लेकर जिस तरह से लोग पैदल रास्तों से आ रहे हैं, तो क्या क्या बड़े परिवर्तन भी किए गए हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए? ये देखिए, आप इसी वक्त आप देख सकते हैं इस तरह से, ये हालांकि थोड़ा सा उस जगह का इलाका है जहां उतनी भीड़ नहीं है, चूंकि यहाँ पर मैं आया हूँ आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन एक तरफ से लोग जा रहे हैं और दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं। तो ये पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया गया है कि लोग अपनी लाइन न तोड़े। वापसी का रास्ता बिल्कुल अलग है और जाने का रास्ता बिल्कुल अलग है। तो ये एक तरह से ये सुनिश्चित किया गया, उसका ऐलान बाकायदा किया गया है
कि कोई भ्रम की स्थिति न हो, और साथ ही साथ जो अरेल घाट या फिर बाकी घाट के आसपास लोग हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है कि वहीं के घाट पर वो स्नान कर लें। दूसरी बात यह है कि ये भी बताया जा रहा है कि आज के जो मंदिर है यहाँ पर, अक्षयवट मंदिर या फिर लेटे हनुमान का मंदिर, उनके कपाट बंद है। आप मंदिर के दर्शन के लिए मेला क्षेत्र में न रुके, आप स्नान करें और गंतव्य क्षेत्र की ओर रवाना हो। हम जानते हैं कि अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई गई हैं जिससे कि स्नान के बाद श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य के क्षेत्र की ओर जा सकें, वो व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं मेला क्षेत्र से बाहर जहां पर आवाजाही हो सके, और पूरी व्यवस्था की गई है। एक खास बदलाव जो इस घटना के बाद किया गया है कि लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप लोग कृपया स्नान करने के बाद स्नान क्षेत्र छोड़ दें जिससे दूसरे को मौका मिले। ये हम एक बदलाव देख रहे हैं, और पुलिस कर्मी जो है वो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि कृपया आगे बढ़ें, लेन में चलें, वापसी का रास्ता इधर से है, केवल त्रिवेणी की तरफ ही जाने के लिए जिद ना करें, बाकी घाट भी हैं। तो ये सब हम देख रहे हैं कि उसमें ज़्यादा एक बेहतर तरीके से पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों को जागरूकता हो सके। क्योंकि कल रात ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोग जिनसे हमने बात भी की, उनका यह कहना था कि वो उस रात में वहाँ पर रुकना चाहते थे, वो उस दृश्य को देखना चाहते थे, पूरी रात मेला क्षेत्र में रुकना चाहते थे। तो हुआ क्या कि बहुत सारे लोग मेला क्षेत्र में रात को प्रवेश कर गए। शाम से, कल शाम हमारी टीम ही एक तरह से कहे तो उस मेला क्षेत्र में प्रवेश द्वार पर उस भीड़ के बीच में थी, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग वापस नहीं लौट रहे हैं। उनका कहना था कि अब उसी मेला क्षेत्र में रहना चाहते हैं। तो उसलिए कल्पनीय भीड़ जो क्षमता से ज़्यादा थी वो उस मेला क्षेत्र में इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से ये घटना हुई, ऐसा लगता है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन ने उस बात को अहमियत दी है, उस बात को दिमाग में रखा है, इसीलिए लगातार वो अपील कर रहे हैं कि देखिए आप स्नान कर चुके, आप का जो सब एक यहाँ आने का जो सपना था, जो स्नान करने का जो लक्ष्य था, वो आप उसका पुण्य कमा चुके हैं। आप कृपया मेला क्षेत्र से आप बाहर अपने गंतव्य की ओर जाएं जिससे बाकी लोगों को, बाकी श्रद्धालुओं को मौका मिले। तो हम देख रहे हैं कि तमाम लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। आपने स्नान कर लिया? बिल्कुल, हमने स्नान कर लिया। हम जयपुर से आए थे, सहपरिवार आए हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बहुत बढ़िया स्नान हुआ है। और जहाँ पे दुर्घटना हुई थी वहाँ पे प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग था, पहले भी, अभी भी है, कोई अव्यवस्था नहीं है। हम देख रहे हैं कि लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप अपनी लेन में चले और स्नान के बाद आप चले जाएं, इकट्ठा ना हो। तो उसका असर हो रहा है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही है, होना नहीं चाहिए था। प्रशासन और शासन की व्यवस्था बहुत ही उच्च स्तरीय व्यवस्था है, लेकिन ये एक दुर्भाग्य कहा जाएगा। तो आप लोग पालन कर रहे हैं? आपको लगता है कि मेला क्षेत्र में ज्यादा रुकने की जरूरत बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, और सब लोग अगर थोड़ा भी अनुशासन का पालन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब लोग एक खुद कह रहे हैं कि देखिए अनुशासन का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है, और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, और जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम देख रहे हैं कि लाखों लोग जो कल से आज तक जो संख्या है वो आप देखिए कि 16 दिनों में जो मेला में लोग आए उस संख्या मुकाबले बहुत ज़्यादा है। आप 16 दिनों में 16 करोड़ लोग आते हैं, और सुबह 4 करोड़ लोग अगर रात से लेकर सुबह तक स्नान कर जाते हैं, तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है। और उसको प्रबंधन करना, उसको मैनेज करना निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों के लिए चुनौतीपूर्ण बात है। और हमने देखा है कि उन्होंने लोगों से वो एक तरह से अपील का असर भी हुआ, लोग भी समझे, श्रद्धालुओं को भी ये समझ में आया कि जो मेला प्रशासन कह रहा है, जो पुलिस प्रशासन कह रहा है, वो उसके निर्देश का पालन करना चाहिए, उन्हीं के हित में है। और हमने उसके बाद देखा है कि जो व्यवस्था थी वो और बेहतर हुई है, और सुचारू रूप से जो मेलारती है, जो यहाँ श्रद्धालु है, वो चाहे वो संगम का त्रिवेणी हो, अरेल घाट हो, झूसी हो, फाफामऊ हो, या फिर नागवासुकी का इलाका हो, जहाँ पर भी घाट है वहाँ स्नान कर रहे हैं। और यही बात प्रशासन कल से कह रहा था कि आप देखिए पूरे संगम क्षेत्र में स्नान करने से वही पुण्य मिलने वाला है। ये बात संत महात्मा, सारे जो साधु संत हैं, सारे आचार्य महामंडलेश्वर कह रहे थे कि ये जिद मत कीजिए कि आपको त्रिवेणी में उसी जगह संगम नोच पर जाना है। तो अब हम देख रहे हैं बिल्कुल शैलेंद्र, प्रशासन कल शाम से इस बात की कोशिश कर रहा था कि जो मौजूद श्रद्धालु हैं उनसे वो ये अनुरोध कर रहा था, प्रयास कर रहा था कि वो मुहूर्त के बाद से, यानी कि जो मौनी अमावस्या का मुहूर्त था मंगलवार को शाम 7:20, उसके बाद से तमाम श्रद्धालु स्नान करके धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करें, क्योंकि एक बड़ी भीड़ है, श्रद्धालुओं का एकदम
हुजूम था जो पहुंच रहा था संगम घाट के लिए। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये घटना जो हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अभी भी मौजूद श्रद्धालुओं में ये उम्मीद है और लगातार ये प्रयास सभी का है कि धीरे धीरे करके श्रद्धालु स्नान करके आगे बढ़ रहे हैं। जी शैलेंद्र कहिए। ऋतु, एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि कल मैं जब मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था तब भी मैंने देखा था कि तमाम पुलिसकर्मी ये कह रहे थे कि आप जिस क्षेत्र से प्रवेश कर रहे हैं, जिस रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं, उसी रास्ते पर जाएं और वहां से वापस आएं। आप इधर उधर ज़्यादा जाने की कोशिश ना करें। लेकिन तब हमने देखा था कि बहुत लोग ये जिद कर रहे थे कि उन्हें त्रिवेणी की तरफ जाना है या उन्हें बाएं जाना है, पाल्टून पुल पर जाना है, क्योंकि कल भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। कल से ही हमने देखा कि जो श्रद्धालुओं का जो जत्था था वो बड़ी संख्या में चारों तरफ से मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था और चुनौतीपूर्ण हालात थे। लगातार मेला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि आप जिस लेन में है उसी में चलिए, जिस रास्ते से आप प्रवेश कर रहे हैं उसी रास्ते से जो वापसी का मार्ग है वहां से वापस होइए, क्योंकि पूरी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही थी। हम देख रहे हैं कि आज सुबह तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं और यही वजह है कि सुचारू रूप से हम देख रहे हैं कि वो स्नान का जो पूरा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। न केवल संगम त्रिवेणी पर बल्कि तमाम 15 किलोमीटर से ज्यादा घाटों पर उन्हें रोका गया और अब से थोड़ी देर में ये माना जा रहा है कि अखाड़ों का स्नान भी प्रारंभ किया जाएगा। अब ये अखाड़ों का स्नान प्रतीकात्मक होगा या किस तरह से होगा, क्योंकि अखाड़ों परिषद ने भी ये कहा है कि पहले जो तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं प्रयाग घाट पर वो स्नान करें और उसके बाद अखाड़े अपना स्नान प्रारंभ करेंगे। तो शैलेंद्र, हम आएंगे आपके पास, अभी वक्त की थोड़ी सी कमी है लेकिन आपके पास लौटेंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी खबरें और भी, देखते रहिए डीडी न्यूज। इतनी मेहनत के बाद भी हम गरीबों को पता नहीं अच्छा खाना कब नसीब होगा। जल्दी, और सिर्फ अच्छा ही नहीं, पूरी थाली भी मिलेगी। मजाक मत कर, हमें कौन देगा? भाजपा देगी, दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही। और सोच कितने में मिलेगी? 50 रुपए की। केवल 5 रुपए की। उन्होंने बोला है तो पक्का देंगे। और क्या, मोदी की गारंटी है। विकसित दिल्ली, मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता रहा और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने घोषणा पत्र का विमोचन किया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 20 बड़े वादे किए हैं। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए जयराम रमेश ने शीला दीक्षित सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए उस मॉडल की सराहना की। उन्होंने आम आदमी पार्टी और भाजपा पर निशाना भी साधा। दिल्ली में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, यानी व्यापार करने के लिए आसानी की बात नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग महत्व रखता है। यानी कि सांस लेने के लिए अभी हमें आसानी करनी है। ईज ऑफ ब्रीदिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ जुमलाबाजी नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि अगर आप कोई मानक देखें, प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी इसको इतनी गंभीरता से जो लेना चाहिए था नहीं लिया है।
नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों के दौरान अरविंद केजरीवाल गायब थे और शराब नीति में भ्रष्टाचार का स्तर सभी जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पुलिस सही तरीके से जांच करेगी तो केजरीवाल 15 से 20 साल से पहले तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दिल्ली के दंगे होते हैं, ये मुख्यमंत्री दिखता ही नहीं है। एक समय में ये कहा करता था कि शीला जी की, जब निर्भय का कांड हुआ था, शीला जी का, तो आप कहां थे दंगों में? सबको पता है क्या हुआ लिकर स्कैम में, और वो तो इसलिए उसको सीधे सीधे कहना है। भाई दिल्ली की जनता को जानना पड़ेगा कि कितने भ्रष्ट आदमी को इसने 10 साल पहले एक मुख्यमंत्री के रूप में चुना था। खुद एक टेप आता है, वीडियो आता है इनके अपने विधायक का कहते हुए कि मनीष सिसोदिया से मैंने कहा कि लिकर स्कैम मत करो, उसने कहा पैसे कहां से आएंगे। इन सब का संज्ञान मैं तो ये पूछ रहा हूं, भारत सरकार ले क्यों नहीं रही है? अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको बताऊं, अगर बिना किसी पक्ष के इन पर सच्ची में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो मुझे नहीं लगता है कि अगले 15-20 साल ये तिहाड़ से बाहर आ पाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री और ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा यमुना के लिए सरकार के सफाई कार्यक्रमों पर सवाल उठा रही है। वहीं भाजपा हरियाणा में है, जहां औद्योगिक इकाइयों का कचरा यमुना में डाला जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्रियल यूनिट हैं और कानून ये कहता है कि उनका जो एफ्लुएंट बाहर निकलता है, उनका जो प्रदूषण बाहर निकलता है, वो जहरीला होता है। उसको बिना ट्रीट किए अगर आप यमुना में डाल रहे हैं, वो एक अपराध है। जो भारतीय जनता पार्टी हमें यमुना के प्रदूषण पे पिछले 2 साल से उपदेश दे रही है, आज उस भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने के बाद उनकी पोल प्रकृति कैसे खोल रही है कि उनके इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाला जहरीला प्रदूषित पानी सीधा यमुना में मिलाया जा रहा है। उधर निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की शिकायत पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज रात 8 बजे तक जवाब देना है। अरविंद केजरीवाल ने एक साक्षात्कार में हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी को जहरीला बनाने का आरोप लगाया था। आयोग ने केजरीवाल को आज रात 8 बजे तक पुख्ता प्रमाणों के साथ अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आयोग ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट में यमुना जल को जहरीला बनाने का कोई उल्लेख नहीं है। आयोग ने कहा कि पानी में जहर मिलाने के आरोपों का तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। आयोग ने कहा कि ऐसे आरोपों से क्षेत्रीय समूहों और पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच शत्रुता हो सकती है। पानी की कमी की आशंका से कानून व्यवस्था की स्थिति को भी नुकसान पहुंच सकता है। और इस पूरी खबर पर देवेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल ने जिस बयान को राजनीति के तहत या फिर चुनाव में एक बड़ा बयान दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी पर एक गंभीर आरोप माना जा रहा है कि दिल्ली के पानी को जहरीला कर रही है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार, और उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल करा, उन्होंने कहा कि नरसंहार की कोशिश कर रही है। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। देवेंद्र, हम आपसे बात करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले अभी रुक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंडा विधानसभा क्षेत्र में जल पहुंचाए, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाएं, इसलिए पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। मैं दिल्ली भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली भाजपा ने एक शानदार संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के चरणों में समर्पित किया है। इस संकल्प पत्र में दिल्ली की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, दिल्ली के मध्यम वर्ग के लिए, ऑटो चलाने वालों के लिए,
दुकानदारों के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए, हर वर्ग के लिए अच्छी योजनाएं लाने का दिल्ली की जनता को सार्वजनिक रूप से वादा किया है। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं, वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, भारत के करोड़ों नागरिक विकसित भारत के संकल्प को लेकर के दिन रात जुटे हुए हैं। ये बहुत जरूरी है कि विकसित भारत की राजधानी भी एक विकसित देश का मॉडल शहर बने। क्या आज हमारी दिल्ली को लेकर जो बदहाली देखने को मिल रही है, क्या हम ये कह सकते हैं क्या दिल्ली एक आधुनिक देश की राजधानी, क्या उसका रंग रूप ऐसा नजर आ रहा है क्या? साथियों, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के करोड़ों नागरिक सुबह शाम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और उसमें सब कुछ आ जाता है। साथियों, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके। आपने 21वीं सदी के पहले 14 साल देखे हैं। उसमें कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है। फिर 11 साल आपदा सरकार को दिए, लेकिन दिल्ली की समस्या तो वही की वही है। 25 साल इन दोनों ने आपकी 2-2 पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जब दिल्ली की बात आती है तो किसी ने 14 साल राज किया, किसी ने 11 साल राज किया, फिर भी वही जाम, वही गंदगी, वही टूटी फूटी सड़कें, गलियों में बहता गंदा पानी, वही जल भराव, वही प्रदूषण। पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, हाहाकार हो रहा है। कुछ नहीं बदला। इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है?
इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? मोदी नहीं, आपका एक वोट इन मुसीबतों से मुक्ति दिला सकता है। आपके वोट की ताकत है। हमें 11 साल के पेंडिंग काम भी पूरे करने हैं और आने वाले 25-30 साल की तैयारियां भी करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित कर रहे हैं और यहां से एक बार फिर आप सरकार पर, जिसे चुनावी नाम प्रधानमंत्री ने आपदा सरकार दिया है, उन्होंने एक बार फिर हमला बोला और कहा कि 21वीं सदी में देश की राजधानी दिल्ली को मूलभूत सुविधाओं के अभाव से निकालने का जिम्मा आज की तारीख में दिल्ली वासियों का है। वो अपनी एक वोट की ताकत का इस्तेमाल करें और आपदा सरकार को बाहर करें। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की राजधानी के उस मूलभूत सुविधाओं के अभाव को दूर करेगी, साथ ही साथ 21वीं सदी में देश की राजधानी जैसी होनी चाहिए उस तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिल्ली चुनाव और महाकुंभ से जुड़ी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। सब ड्रामा है। हिमाचल में गारंटी दी थी कि महिलाओं को हर महीने 1500 देंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी की दिल्ली सरकार भी ऐसी है। पंजाब में भी झूठ बोला। तो और क्या ऑप्शन है? मोदी जी की डबल इंजन सरकार हमारे यूपी की तरह। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और लगभग पूरे देश में मोदी जी ने वादे पूरे किए। अगर दिल्ली में भी उनकी सरकार लानी है तो 5 फरवरी मौका है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनसभा में प्रयागराज में हुई भगदड़ पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गोंडा विधानसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सबसे पहले ही शुरू में महाकुंभ में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और उन्होंने ये कहा कि लगातार प्रशासन श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, इसके लिए काम कर रहा है। हम जानते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और एक बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया और उन्होंने कहा कि किस तरह से हरियाणा से जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, दिल्ली के लोगों को मारने की एक तरह से साजिश रच रही है। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार नरसंहार की कोशिश कर रही है, जिस पर चुनाव आयोग पहुंची भारतीय जनता पार्टी, उसने अपनी एक तरह से एक वहां पर शिकायत दर्ज कराई और अब चुनाव आयोग ने आज शाम 8 बजे तक का वक्त दिया है अरविंद केजरीवाल को कि तथ्यात्मक अपने कारणों के साथ वो ये लिख के दें कि उन्होंने ये जो आरोप लगाया है उसके पीछे के तथ्यात्मक कारण क्या हैं।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देवेंद्र रावत। देवेंद्र, अरविंद केजरीवाल ने शायद इस बयान को देते हुए सोचा नहीं होगा कि ये बेहद गंभीर आरोप वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं और चुनाव आयोग भी इस आरोप को गंभीरता से लेगा। उसकी गंभीरता दिखाई देती है कि शाम 8 बजे तक अरविंद केजरीवाल को अब तमाम तथ्यों के साथ इस आरोप का जवाब देना होगा। ऋतु जी, देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो ये दौर है प्रचार का, ये अंतिम दौर है और इस वक्त जो हम देख सकते हैं कि तीनों जो राजनीतिक दल है, आम आदमी पार्टी सत्ताधारी है, भाजपा, कांग्रेस, अपने प्रचार अभियान में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच कह सकते हैं उत्साह में या फिर किसी कंट्रोवर्सी को न देखते हुए अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया कल उस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई है और आज शाम तक का समय दिया है चुनाव आयोग ने भी। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं गिरते जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई है ऋतु जी, साफ कहना है कि कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी है उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली से संदीप दीक्षित, कल उन्होंने भी हमसे कहा कि देखिए, ये जो उन्होंने बात कही है, ये जेनोसाइड तक की बात कर दी, जहर मिलाने तक की बात की और बहुत गंभीर आरोप लगाया है। और उस पे उन्होंने एलजी को भी पत्र लिखा, संदीप दीक्षित ने कल ही, और मांग की थी कि इस पे एक हाई लेवल जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के हमने देखा था कुछ दिनों पहले दिल्ली में स्कूलों में बम धमाके की और बम होने की जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, उस पर उन आरोपियों को जिस प्रकार की कार्रवाई की गई, उन आरोपियों के खिलाफ उसी तरह की कार्रवाई जो है संदीप दीक्षित ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी की है। भाजपा तो चुनाव आयोग लेके गई है मामला, तो कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रहे हैं केजरीवाल। और अगर चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो चुनावी पंडित हैं, चुनावी जानकार हैं, वो भी कह रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो प्रचार अभियान चला है इस आखिरी दौर में चल रहा है, कहीं ना कहीं केजरीवाल दबाव में नजर आ रहे हैं, वो घिरे हुए नजर आ रहे हैं। हम देख सकते हैं, देखिए, आज प्रधानमंत्री ने जो है जिस प्रकार से गोंडा में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है, 31 तारीख को द्वारका में करेंगे और एक और रैली वो करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी जो शुरुआत में आधे मन से जो कहें कि वो एक्टिव नहीं दिख रही थी, लेकिन अब जो है जैसे ही ये आखिरी दौर शुरू हुआ है, कांग्रेस भी एक्टिव मूड में आ गई है। आज जो शाम को जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी जनसभा जो है बुराड़ी में प्रस्तावित है। लेकिन इस बीच केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनी नई दिल्ली सीट तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो अपने ही क्षेत्र के में कर रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। देवेंद्र, सवाल ये है कि चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की भी एक सीमा है। सीमा में आप अगर जनता के बीच एक डर पैदा कर दें, पानी एक ऐसी मूलभूत जरूरत है, अगर आप इस तरह की अफवाह या इस तरह की बात, इस तरह का आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में जहरीला पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, तो ये एक तरह से एक गंभीर एक सवाल है। ये लोगों में डर पैदा करता है, दो राज्यों के बीच शत्रुता बढ़ाता है और इसके कई बड़े एक तरह से प्रभाव दिखाई देंगे जो आम जनता जिसमें घिरती दिखाई देती है। तो क्या ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सर बढ़कर अपनी राजनीतिक एक तरह से जमीन को बचाने के लिए एक तरह से घिनौना एक प्रयास है ये? तो बिल्कुल, देखिए, वही होता नजर आ रहा है। लेकिन हम क्योंकि पत्रकारिता करते हैं, जिस प्रकार के लोग हमारी जो फीडबैक हमें मिल रही है, हम जो लोगों से मिल रहे हैं, बात उनकी सुन रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि शायद हताशा में या निराशा में एक तरीके का उन्होंने बयान दे दिया अभी तक की। हालांकि उनके बयान से वो पीछे हटे नहीं है, उन्हें जवाब देना है क्योंकि आखिरी दौर चल रहा है और बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है प्रचार अभियान इस समय। और केजरीवाल शायद कोशिश कर रहे हैं कि इसे टाला जाए और वो अपने अभियान में लगे। लेकिन देखिए, नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है, जिस प्रकार से चुनावी प्रचार में पिछड़ती नजर आ रही है। अभी हमने कांग्रेस के नेताओं से भी बात की, क्योंकि प्रदेश कार्यालय में थे, उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ। कांग्रेस ने भी साफ कहा कि देखिए, आम आदमी पार्टी के पास अब कुछ कहने के लिए नहीं रह गया है। जो वो कहते आई हैं, जो बातें कहते आए हैं, कहीं ना कहीं विफलता उन्हें उसकी विफलता भी लेनी होगी। 10 साल उन्होंने राज किया है। यमुना का पानी जो है वो गंदा होता है जहां से शुरू होता है। मुख्य कारण उसका जो है नजफगढ़ नाला है, ड्रेन है, जो 70% जो है जो प्रदूषण पैदा करती है दिल्ली में ही। और वजीराबाद की जो बैराज है, वहां तक तो यमुना साफ ही आ रही है हरियाणा से, वहीं पे ये जब नाला गिर रहा है। और 10 साल से आपने जो है राज कर रहे हैं दिल्ली में, और अब तक यमुना उस बैराज पर जो है जो कैनाल है, उस पर आपने कुछ काम नहीं किया। तो बिल्कुल देवेंद्र, ये आरोप महज आरोप नहीं रहता, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने ये साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल के आरोप में तथ्यात्मक कारणों की कमी है। ये साफ सवाल उठाया है दिल्ली जल बोर्ड ने, और अब चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। अंत में सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर चुनाव आयोग असंतुष्ट होता है अरविंद केजरीवाल के जवाब से, तो चुनाव आयोग क्या क्या कदम उठा सकता है।
देखिए सीधे तौर पर देखिए ये क्रिमिनल ऑफेंस के तहत आता है, क्योंकि आप अफवाह फैला रहे हैं, समुदायों के बीच डर पैदा कर रहे हैं। अफवाह की ये सीधे सीधे अफवाह कैटेगरी में आती है। क्रिमिनल जो है इस पे जो है वो चार्जेस दे सकते हैं, 3 साल तक की सजा हो सकती है केजरीवाल को अगर चुनाव आयोग इस पर आपत्ति दर्ज करता है और अनुमति देता है प्रशासन को कि वो इस पर कार्रवाई करे। क्योंकि देखिए दिल्ली जल बोर्ड ने भी इस पर मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल के बयानों को जो है वो गलत कहा है, उन्हें तथ्यात्मक नहीं बताया। तो जो है सीधे सीधे मामला जो है क्रिमिनल ऑफेंस का पड़ता है। और अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री के आपसी मानलेना जो है वो कहीं ना कहीं अपने ही जो है बयानों में गिरते नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव परिणामों के बाद उन्हें जेल की दहलीज तक भी जाना पड़ जाए। जी देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जिस तरह से बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप जरूर लगाया, लेकिन उस आरोप को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग ने अब अरविंद केजरीवाल से कहा है कि तमाम तथ्यों के साथ वो इस आरोप को सिद्ध करें कि जो बड़ा आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या हरियाणा सरकार पर लगाया है कि हरियाणा सरकार दिल्ली में जहरीला पानी भेज रही है, इसका जवाब आज रात 8 बजे तक अरविंद केजरीवाल को देना है। देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल के जवाब के बाद चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। बात महाकुंभ की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने सभी प्रबंध किए हैं। रेलवे ने इन अफवाहों को खारिज किया है कि कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे के EDIP दिलीप कुमार से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक ने। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जो खबर आ रही थी कुछ सोशल मीडिया साइट पे और निजी चैनलों पर कि कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, इस पर क्या फैक्ट है ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय रेल में EDIP दिलीप कुमार जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, आज सुबह कई सोशल मीडिया साइट पे और कुछ निजी चैनलों पे भी ये खबर आई कि प्रयागराज में कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, स्थगित किया गया है, रद्द किया गया है। हम लोगों ने पूरे महाकुंभ अवधि में 13,400 से अधिक गाड़ियों के परिचालन का फैसला लिया है। हम लोगों ने किसी भी गाड़ी को रद्द नहीं किया है, यह मैं स्पष्ट कर दूं। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जो इतनी बड़ी जो संख्या है जो आज मौनी अमावस्या को लेकर के तकरीबन 10 से 12 करोड़ लोगों के स्नान करने का है, तो स्टेशनों पे क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? श्रद्धालुओं के लिए हम लोगों ने होल्डिंग एरिया तैयार किया है जहां पर कि 1.5 लाख से अधिक यात्रियों के बैठने रहने की सुविधा है। यहां पर कुछ स्वयंसेवी संगठनों की मदद से भंडारा का भी आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि पूरे देश से आ रहे हैं, चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सेंट्रल हो, पूरे देश से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो इनके लिए जो भाषाएँ हैं, इनके भाषा में भी कई बार लोगों को समझ नहीं आती, हिंदी, अंग्रेजी, तो क्या इनके भाषाओं में भी इस तरीके की वहाँ व्यवस्था की गई, अनाउंसमेंट की, पुस्तिका की, या फिर इस तरीके का हेल्प डेस्क, इस तरह कुछ व्यवस्था की गई है? भारतीय रेल द्वारा इस वर्ष के महाकुंभ के दौरान 12 भाषाओं में अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है। तो आपने सुना, भारतीय रेल का स्पष्ट कहना है कि महाकुंभ को लेकर के कोई भी रेलगाड़ी जो है मौनी अमावस्या पे उसे रद्द नहीं किया गया है, उसे डाइवर्ट नहीं किया गया है। जो पहले से शेड्यूल था उसी के हिसाब से अभी भी सारी रेलगाड़ियों को जो है उनका परिचालन किया जाएगा। सोशल मीडिया हो या फिर जो इस तरह की भ्रामक खबरें हैं, श्रद्धालु इसको बिल्कुल ना सुने। कैमरामैन सुमित के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़। तो जिस तरह से आपने देखा, यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि किसी तरह की अफवाह या फिर भ्रामक खबरों पर श्रद्धालु ध्यान न दें। आइए बढ़ते हैं आगे। भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन ने ऐतिहासिक सेंचुरी लगाई है। इसरो के 100वें मिशन के तहत इसरो श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से GSLV रॉकेट के जरिए नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण सफल हुआ। इस इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने नेतृत्व में पहला मिशन होगा। आज भारतीय समय अनुसार सुबह 6:23 पर GSLV F-15 रॉकेट से NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल लॉन्च किया गया। NVS-02 उपग्रह 2250 किलोग्राम का है, जो कि स्वदेशी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम NAVIC को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसमें L1, L5 S बैंड में उन्नत नेविगेशन पेलोड के साथ C बैंड रेंजिंग क्षमता भी होगी। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है और इस प्रक्षेपण से भारत की स्वतंत्र नेविगेशन क्षमताओं को मजबूती मिलेगी।
साथ ही ये प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में कई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को भी दर्शाता है। I am extremely happy to announce from the spaceport of ISRO that the first launch of this year 2025 has been successfully accomplished, with the GSLV F-15 launch vehicle precisely injecting the navigation satellite NVS-02 in the required intended orbit. This mission is the 100th launch from our launch pads, which is very significant milestone of India. Our space program was conceived and started by visionary leader Professor Vikram Sarabhai and taken forward by generations of leaders. We have 4 operational launch vehicles: PSLV, GSLV, LVM-3 and SSLV. Today's mission was the 17th launch of GSLV with the 11th indigenous cryogenic stage. In this mission, the data has come, all the vehicle systems have performed as expected, and the satellite is injected with very minimum level of dispersion. वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की 656 पन्नों की रिपोर्ट को आज की जेपीसी बैठक में स्वीकृति मिल गई है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि सोमवार को संशोधित की गई रिपोर्ट को आज की बैठक में सर्वसम्मति के साथ स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट को 14 में से 11 मतों से स्वीकृति मिली है। ये रिपोर्ट कल गुरुवार को स्पीकर को सौंपी जाएगी। जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने हमें मैंडेट दिया था, उसमें वाकई सभी ने पिछले 6 महीने से लगातार बैठकों में साथ दिया। बैठकों में डिटेल डेलिब्रेशंस हुआ, डिस्कशंस हुआ, और डिस्कशंस के बाद आज फाइनली आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाय क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका एक अमेंडेड जो बिल था दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया। अब आज अडॉप्ट होने के बाद कल हम इसको स्पीकर साहब को इस रिपोर्ट को हम प्रस्तुत करेंगे। जो हमारे बिल हमारे सामने आए थे उसमें 44 क्लॉजेज या 44 संशोधन थे। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखते रहिए डीडी न्यूज। दीदी, हर महीने 2500 रुपए मिलने की बधाई हो। हर महीने 2500? हाँ, 2500 रुपए। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और साथ ही 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज 2 मामलों की सुनवाई करेगा। 18 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनवाई शुरू की थी। वहीं सर्वोच्च अदालत पीड़ित के माता पिता द्वारा दायर एक याचिका पर भी सुनवाई करेगा। इसमें पीड़ित के माता पिता ने अभी तक की जांच पर सवाल उठाते हुए इस मामले में बाकी लोगों की सहभागिता का पता लगाने के लिए आगे जांच की मांग की है। वहीं 20 जनवरी को इसी मामले में कोलकाता की निचली अदालत ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई क्षेत्रों में बढ़ते निवेश से देश के निर्यात को भी बूस्ट मिला है। देश के व्यापारी वर्ग को बजट से खास उम्मीद है और पिछले बजट में देश के मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार का क्या विजन था, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पीएलआई स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में तेजी आई है और भारत से निर्यात होने वाली चीजों में स्मार्टफोन दूसरे नंबर पर पहुंचा है। पीएलआई स्कीम की सफलता को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार हो सकता है। विद्युत ट्रांसफार्मर और संबंधित घटकों के निर्यात में भी प्रगति देखने को मिली है। 2023 में भारत वैश्विक निर्यात बाजार में एक प्रमुख देश के रूप में उभरा है। पेट्रोलियम क्षेत्र में बढ़ते निर्यात से भारत ने वैश्विक बाजार में 12% से ज्यादा की हिस्सेदारी हासिल की है। इस महत्वपूर्ण उछाल ने भारत को दूसरे सबसे बड़े वैश्विक निर्यातक के स्थान पर पहुंचा दिया है। उम्मीद है कि सरकार केंद्रीय बजट 2025-26 में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को शामिल कर सकती है।
कुछ वस्तुओं पर जीएसटी कम करने की भी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही ऑटोमोटिव उद्योग, ईवी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा केंद्रों को मजबूत करने के लिए सरकार वित्त पोषण कर सकती है। पिछले बजट की बात करें तो बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्क परियोजनाओं को मंजूरी दी। मुद्रा ऋण तरुण श्रेणी के अंतर्गत सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। 100 करोड़ तक के गारंटी कवर के साथ हर आवेदक को अलग से तैयार स्वयं वित्तीय गारंटी कोष प्रदान किया जाना तय किया गया। एमएसएमई क्षेत्र में बहुउत्पाद खाद्य वितरण इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। वहीं भारतीय चमड़ा और वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्पेंडेक्स यार्न की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले एमडीआई पर मूल सीमा शुल्क को भी घटाया गया। पिछले बजट में एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए गए। भारत के सी फूड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाया गया। वहीं केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निर्यात विकास कोष और भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।